एक तालाब से अचानक इंसानी आवाज वाला मेढक निकला और बोला, तुझे मेरे विश्वासघात की सजा मिलेगी। आखिर ये मेढक था कौन? गांव वाले जिस शुद्ध दूध पर भरोसा करते थे, उसमें मिलावटी दूध वाले का क्या राज है? राजमहल के शाही प्याले से छलांग लगाकर बाहर आया एक मेढक, जिसने महारानी के सामने सबका सच खोल दिया। लेकिन ये मेढक सच में था कौन? तालाब के भीतर छिपा था एक रहस्यमयी विचित्र महल, जहां कैद थे दूध वाले गोपाल और भीखू। लेकिन उन्हें वहां खींचकर लाया कौन? अचानक वो मेढक रंग बिरंगी आभा में बदलकर एक भिखारी बन गया। वो भिखारी था कौन? अब आगे। काशीपुर गांव का भीखू नाम का एक दूध वाला जंगल से होते हुए राजमहल की ओर जा रहा था। वो बहुत उत्साहित था क्योंकि आज उसे महाराज की रसोई में दूध बेचने का काम मिलने वाला था। महल में दूध बेचल बा, बड़ा मजा आइल बा। आज तो बड़ा मजा ही आ गया। राजमहल में दूध बेचने को मिलेगा। महाराज के रसोई में दूध की मिठास के पकवान बन रहे हैं। अपने दूध की सही कीमत महाराज से वसूल करूंगा। तभी भीखू की नजर एक तालाब पर पड़ी। उसने सोचा कि दूध में थोड़ा पानी मिला ले। ऐसा करने से उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। उतरी, ये एक काम करता हूँ, दूध में थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ। इससे आमदनी भी दुगनी हो जाएगी और महाराज क्या ही जानेंगे कि दूध में पानी है या शुद्ध दूध है। भीखू तालाब के किनारे गया और दूध में पानी मिलाने लगा। उसी समय तालाब रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। अचानक एक मेढक बाहर निकला और इंसानी आवाज में बोला, ये बहुत गलत बात है। लोग तुम पर विश्वास करते हैं और तुम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। हैं? अरे भाई, कौन हो तुम? आंखों से अंधा है क्या? अरे मैं मेढक हूँ, मेढक। मुझे विश्वासघाती लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे तेरे विश्वासघात की सजा जरूर मिलेगी, देखना। हाँ। इतना कहकर मेंढक गायब हो गया। अगले ही पल तालाब से अदृश्य हाथ निकले और भीखू को खींचने लगे। अरे अरे भगवान जी, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे तालाब में खींच रहा है। अरे ये क्या? ये कुछ ही पलों में भीखू दूध सहित तालाब में डूब गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस घटना के कुछ दिन बाद हरियापुर गांव में गोपाल नाम का एक अन्य दूध वाला रहा करता था। एक सुबह वो गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी उसे उठाती हुई बोली, अजी जल्दी उठिए, क्या आज आपको दूध देने नहीं जाना? गोपाल उठकर अंगड़ाई लेते हुए बोला, अरे हाँ, रात को यही सोचकर लौटा था कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। सूरज कुछ ही देर में निकलने वाला है। आपको याद है ना, दूध देने से पहले आप क्या करते हैं? ओहो, कितनी बार कहा है कि एक ही वाक्य मत दोहराया करो। दीवारों के भी कान होते हैं, समझो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पूरे गांव को पता ही नहीं कि तुम्हारे दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता है। गोपाल ने पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से बाहर निकला, गाय का दूध निकाला और दूध का डिब्बा लेकर दूध बेचने चला गया। रास्ते में पड़ने वाले तालाब से उसने दूध में पानी मिलाया और बोला, आज तो जमींदार के घर भी दूध देना है। गोपाल दूध लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार उसे देखकर मुस्कुराने लगा। क्या भाई, याद है ना, आज तुझे पूरे 5 सेर दूध देना है। हाँ जमींदार जी, पूरे 5 सेर दूध ही लाया हूँ आपके लिए। रुकिए। गोपाल ने दूध जमींदार को दे दिया। ए गोपाल, बिल्कुल शुद्ध तो है ना? पानी वाला दूध मुझे पसंद नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। कैसी बात करते हैं जमींदार जी,
मेरे दूध में पानी मिलाना मेरे दुश्मनों का काम है। मेरा दूध तो आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध है। मैंने तो सुना है कि मेरे दूध के चर्चे तो राजमहल तक हैं। अच्छा बस 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 बस, अब अपनी ज्यादा तारीफ मत कर। दूध दे दिया है तो दफा हो जा यहाँ से। खुद मियां मिट्ठू बने जा रहा है। चल जा। गोपाल जमींदार की हवेली से निकलकर सीधे हरिराम हलवाई की दुकान पर चला गया। हरिराम हलवाई पहले से ही उसकी राह देख रहा था। आओ गोपाल, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हैं? क्या हो गया हरिराम जी? मेरा तो रोज का काम है आपको दूध देने का। ऐसा क्या काम पड़ गया कि आप टकटकी लगा के मेरा इंतजार कर रहे थे? देखो गोपाल, ऐसा है कि मैं तुमसे आज से नहीं बल्कि बरसों से दूध ले रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारे दूध में बहुत शिकायत आ रही है। समझ रहे हो? हैं? शिकायत? कैसी शिकायत? अरे पहले तुम्हारे दूध से 10 किलो रबड़ी आराम से बन जाती थी, लेकिन अब 5 किलो से ज्यादा नहीं बनती है। सही सही बताओ, तुम दूध में पानी मिला रहे हो ना? कितना पानी मिलाते हो बताओ? 1 किलो? बताओ। राम 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 राम, ये कैसी बात कर रहे हैं हरिराम जी? मेरे दूध की शुद्धता तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मेरे नाम और मेरे दूध की मिसाल दी जाती है। और तुम ही बता रहे थे ना कि जब तुम राजमहल के समारोह में मिठाई बनाने गए थे तब महाराज ने खुद मेरी प्रशंसा की थी। बताओ, की थी कि नहीं की थी? बोलो। हाँ हाँ, जानता हूं, सब कुछ हमारे सामने ही हुआ था और मैं ही तुम्हारी प्रशंसा महल तक पहुंचा कर आया था। हो सकता है कि कुछ दिन बाद तुम्हें महल में भी दूध देना पड़े। फिर तो मुझसे बेहतर दूध कोई और दे ही नहीं पाएगा। ये बात लिख लो हरिराम जी। चलो, राम राम। इतना कहकर गोपाल वहां से निकल गया और दूसरे स्थानों पर दूध बांटने चला गया। शाम को उसने सारी घटना घर आकर पत्नी को सुनाई। हे भगवान, कहीं तुम राजमहल में पानी वाला दूध मत देना। अरे बकवास बंद कर। राजमहल में क्या लाल झंडे लगे हैं जो वहां शुद्ध दूध बेचूंगा? मूर्ख औरत, अगर शुद्ध दूध बेचूंगा तो हम खाएंगे क्या? पानी खाएंगे क्या? हैं? असली मुनाफा तो पानी मिलाने से ही होता है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फालतू में टांग ना अड़ाओ। गौरी चुपचाप रोटी बनाने के लिए बैठ गई। अगले दिन गोपाल सुबह उठा और अपनी गाय का दूध निकालने लगा, पर गाय ने आधी बाल्टी दूध देकर दूध देना बंद कर दिया। ये देखकर वो चौंक गया। अरे ये क्या है? आधी बाल्टी दूध? इससे क्या होगा? ओ गैया जी, इस गांव में केवल मैं ही दूध वाला हूं जो पूरे गांव को दूध बेचता हूं। चलो जल्दी से और दूध दो। चलो 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 चलो। लेकिन गाय ने फिर से दूध नहीं दिया। गोपाल ने गुस्से में एक डंडा उठाया और गाय को पीटना शुरू कर दिया। तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? आखिर इस गाय को इतनी बेदर्दी से क्यों पीट रहे हो? अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं गौरी? केवल आधी बाल्टी दूध दिया है इसने, देखो। वो इसलिए क्योंकि पहले तुम इसके लिए अच्छा चारा लेकर आते थे। बेचारी को कई दिनों से अच्छा चारा नसीब नहीं हुआ और तुम इसे जंगल में घास चरने भी नहीं देते, तो ये दूध कहां से देगी? गोपाल गहरी सोच में डूब गया। हाँ, अब जो भी हो, भरपाई तो मुझे ही करनी होगी। लगता है आज दूध में और ज्यादा ही तालाब का पानी मिलाना पड़ेगा, तभी नुकसान की भरपाई होगी। इतना कहकर गोपाल दूध का डिब्बा लेकर तालाब की ओर चला गया। वहां उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। वो भैंस उसी गांव की गरीब लड़की वृंदा की थी। वृंदा अक्सर अपनी भैंस को तालाब के पास चराने लाती थी। उस समय वो वहां नहीं थी। गोपाल की नजर लालच से चमक उठी। एक काम करता हूं, इस भैंस का दूध चुपके से निकाल लेता हूं। वृंदा भी कहीं नजर तो नहीं आ रही है। नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आधा दूध और ऊपर से तालाब का पानी, बस
हो गया काम पूरा। इतना कहकर गोपाल ने जल्दी जल्दी भैंस का दूध निकाला, उसमें तालाब का पानी मिलाया, वहां से चला गया। मगर गोपाल नहीं जान पाया कि उसकी ये हरकत दूर से भोला नाम का चरवाहा देख रहा था। भोला रोज अपनी बकरियां चराने जंगल के उस तालाब के पास आता था। कुछ देर बाद वृंदा भी वहां पहुंच गई। भोला तुरंत दौड़कर उसके पास आया और सब बता दिया। ए वृंदा, मेरी आंखों के सामने दूध वाले गोपाल काका ने तुम्हारी भैंस का दूध दुहा और उसमें तालाब का पानी मिलाया और फुर्र चले गए। गोपाल काका को शर्म आनी चाहिए। सारा गांव उन पर कितना विश्वास करता है और वो कितनी चालाकी से सबको धोखा देता है। रोज यहाँ आकर आधे दूध में आधा पानी मिलाकर गांव वालों को बेचता है। ये सुनकर भोला चौंक गया। वो असल में दूसरे गांव काशीपुर का रहने वाला था। वृंदा, तुम गोपाल काका के गांव की हो, फिर तुम गोपाल काका की सच्चाई गांव वालों को क्यों नहीं बताती हो? हैं? उसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि उसका भेद गांव के सामने खोलना ही पड़ेगा। कल आने दो, मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भैंस का दूध दुहने की। पर सच बताऊं, तुम्हारी पीठ पीछे गोपाल काका कई बार तुम्हारी भैंस का दूध दूह चुका है। बस मुझे तुम्हें बताने का ध्यान नहीं रहा। ये सुनकर वृंदा और भी क्रोधित हो गई। अगले दिन गोपाल फिर से तालाब पर आया और दूध में पानी मिलाने लगा। तभी वहां वृंदा और भोला पहुंच गए। पहले तो तुम गांव वालों को दूध में पानी मिलाकर बेचते थे और अब चोरी भी करने लगे हो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो वृंदा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। झूठ मत बोलो, भोला ने मुझे सब बताया है। मेरी पीठ पीछे तुम कई बार मेरी भैंस का दूध चुरा चुके हो। ये सब झूठ है, झूठ। ए भोला, काहे झूठ बोल रहा है रे तू? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे मेरी आंखों के सामने तुमने कितनी बार तो वृंदा की भैंस का दूध दुहा है। गजब बात करते हो। ये सुनकर वृंदा आग बबूला हो गई और उसने गोपाल का सारा दूध फैला दिया। वृंदा, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी तरफ बढ़ने से पहले सोच लेना गोपाल काका। अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं सबको सच बता दूंगी। किस तरह से रोज सुबह यहाँ आकर आप दूध में आधे से ज्यादा पानी मिलाते हो। तुम्हारा धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर गोपाल ने अपने गुस्से पर काबू किया और वो चुपचाप अपना खाली दूध का डिब्बा उठाकर वहां से चला गया। घर आकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अरे आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी वृंदा की भैंस का दूध चुराने की? तो और क्या करता गौरी, हमारे पास एक ही गाय है। तुमने कल देखा था ना कि उस गाय ने कितना कम दूध दिया। जब भी हमारी गाय दूध कम देती है तब मैं वृंदा की भैंस का दूध दुह लेता था। आखिर इस गांव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। और मुझे पता है कि तुम ये जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभा रहे हो। गौरी की बात सुनकर गोपाल और भी क्रोधित हो गया। अरे कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो गौरी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। इतना कहकर गोपाल ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से थकान और हार साफ झलक रही थी। उस दिन वो किसी को भी दूध नहीं दे पाया। उसकी पत्नी अंदर चली गई। गोपाल गहरी सोच में डूबा बैठा था कि तभी वहां हरिराम हलवाई आ गया। अरे गोपाल, आज मैं तेरे दूध का इंतजार कर रहा था, तू दूध देने आया ही नहीं। हाँ, आज मेरी गाय ने दूध ही नहीं दिया तो क्या लाता। अच्छा खैर छोड़ उसको, आज मुझे दूध की खास जरूरत भी नहीं थी। अच्छा सुन, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि राजमहल से तेरे लिए एक खास संदेश आया है।
संदेश? कैसा संदेश? अरे, महारानी की कुछ सखियां राजमहल आ रही हैं और राजमहल में दूध की जरूरत होगी। अब मैंने ही तेरी प्रशंसा महाराज के सामने की थी, इसीलिए एक सैनिक अभी अभी आकर कह गया है, कल तुझे राजमहल में दूध देना होगा। समझ ले, तेरा तो नसीब खुल गया। तू महाराज से दूध की 3 गुना कीमत वसूलेगा और अगर वो खुश हो गए तो पुरस्कार अलग से मिलेगा। ये कहकर हरिराम हलवाई चला गया। गोपाल के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। गोपाल अंदर जाकर, तो क्या तुम महाराज को भी पानी वाला दूध दोगे? क्यों? क्या महाराज किसी और ग्रह से आए हैं क्या? अरे जो दूध सबको पिलाता हूँ वही तो उन्हें भी पिलाऊंगा ना। अरे तू नहीं जानती गौरी, महाराज और महारानी दूध के बारे में भला क्या ही जानते हैं? मतलब? अरे गौरी, राजमहल में दिन भर शाही पकवान बनते रहते हैं। महाराज तो बस शौक के लिए जलपान में दूध मंगवा रहे हैं बस। मैं पानी वाला दूध ही दूंगा, देखना किसी को शक भी नहीं होगा, और ऊपर से दूध के 3 गुना कीमत और शायद पुरस्कार भी मिल जाए। मजा ही मजा। अगले दिन गोपाल प्रातःकाल अपनी गाय का दूध दुहकर चला गया। रास्ते में उसने तालाब का पानी दूध में मिलाया और बुदबुदाया। हाँ, महाराज और उनके शौक, कल का नुकसान भी आज राजमहल से वसूलूंगा। चलो भाई। दूध में पानी मिलाकर वो सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के बाहर संजोग से राजा रतन सेन टहल रहे थे। उन्होंने गोपाल को देखा और पूछा, कौन हो तुम? महाराज की जय हो, मैं गोपाल, हरिराम हलवाई ने। उसकी पूरी बात सुने बिना ही राजा रतन सेन मुस्कुरा उठे। अच्छा, तो तुम वही गोपाल दूध वाले हो जिसके शुद्ध दूध की चर्चा दूर दूर तक है ना? जी महाराज, जैसे ही मुझे पता चला कि महारानी जी की सखियां आ रही हैं और आप जलपान में दूध रखना चाहते हैं, तो मैं तुरंत ताजा और शुद्ध दूध लेकर आ गया। ये लीजिए। राजा के इशारे पर सैनिक ने दूध उससे ले लिया। गोपाल, तुम्हारे दूध की शुद्धता पर कोई शक नहीं है। ये कहते हुए राजा ने एक पोटली निकाली और गोपाल के हाथ में थमा दी। इसमें 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और अगर महारानी और उनकी सखियों को दूध पसंद आया तो फिर मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं और पुरस्कार दूंगा। ये सुनकर गोपाल की आंखों में लालच चमक उठा। राजमहल से स्वर्ण मुद्राएं लेकर गोपाल सीधे अपने घर लौटा और गौरी को सारी घटना बताई। हाँ। देख गौरी देख, ये है स्वर्ण मुद्राओं की पोटली। अरे ये तो बहुत सारी मुद्राएं हैं। अब हम जमींदार का कर्ज आसानी से चुका देंगे। हाँ बिल्कुल। तभी गौरी ने दूध का डिब्बा देखा और चौंक गई। ये क्या, तुम तो सारा दूध राजमहल देकर आए हो, फिर ये दूध कहाँ से आया? अरे पागल हो गई है क्या? मैं तो राजमहल में केवल आधा दूध ही देकर आया था। आधा मैंने बचा लिया। अब इसमें पानी मिलाकर पूरे गांव को बेच दूंगा। कल का नुकसान भी पूरा हो जाएगा। अरे अब दूध में पानी मिलाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो 50 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिल ही चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज को शक हो जाए। ओह, तू बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। फालतू की बात करती है। इतना कहकर गोपाल दूध का डिब्बा लेकर चला गया। जब देखो तब ऐसा नहीं वैसा नहीं। दूसरी ओर राजमहल में रानी राजेश्वरी बैठी थी। तभी रसोई का एक राजसेवक आकर बोला, महाराज, गोपाल जो दूध लाया था वो जलपान के लिए तैयार है। अपनी सखियों को पिलाने से पहले
मैं स्वयं इस दूध को चखूंगी, देखूं तो सही आखिर इसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसकी इतनी प्रशंसा होती है। कुछ ही देर बाद रसोइया प्याले में दूध लेकर आया। जैसे ही रानी दूध पीने लगी, तभी प्याले से अचानक एक मेंढक उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। हे भगवान, इस प्याले में तो मेंढक था। मेढक? लेकिन महारानी, यहाँ तो कोई तालाब भी नहीं है। हाँ, ये जरूर दूध के अंदर से आया होगा। हाँ। ये सुनकर राजा रतन सेन भी चौंक गए। तभी मेंढक इंसानी आवाज में बोल पड़ा। सच कहा तुम्हारे रसोइये ने। मैं हरियापुर गांव के पास के तालाब में रहता हूँ। गोपाल रोज वहीं आता है और दूध में पानी मिलाता है। आज भी उसने वही किया है। ये सुनकर राजा रतन सेन क्रोधित हो उठे। अगले ही पल मेंढक रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। ओह, गोपाल ने इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयं अपनी तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दूंगा। सैनिकों! इतना कहकर उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया और सैनिक हरियापुर गांव के लिए निकल पड़े। उधर गोपाल तालाब के पास दूध में पानी मिला रहा था। तभी वही मेंढक रंगीन आभा के साथ उसके सामने प्रकट हो गया। गोपाल, तुम्हारा भेद खुल चुका है, लेकिन सजा मैं दूंगा। ये कहकर वो फिर गायब हो गया। अगले ही पल गोपाल को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे तालाब की ओर खींच रही हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तालाब के अंदर कैसे जा रहा हूँ? हाँ, मैं ये कुछ ही देर में गोपाल पानी के भीतर खिंचता चला गया और डूब गया। उधर राजा रतन सेन सैनिकों के साथ सीधे गोपाल के घर पहुंचे। वहां उन्हें केवल गौरी मिली। तुम्हारा पति गोपाल कहाँ है? महाराज, महाराज, क्या उनसे कोई गलती हो गई? राजा रतन सेन सारी घटना बताते हुए बोले। तुम्हारा पति इतना बड़ा धोखेबाज निकला, मैंने सोचा भी नहीं था। सच बताओ, क्या मेढक ने जो कहा वो सत्य था? हाँ महाराज, ये सत्य है। मेरे पति दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, लेकिन बस आगे कुछ मत कहना। वो जरूर तालाब के पास होगा। वहीं जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। सैनिकों, चलो। राजा रतन सेन सैनिकों के साथ तालाब पहुंचे, लेकिन वहां गोपाल नहीं मिला। केवल वृंदा और भोला पहले से मौजूद खड़े थे, जो राजा को देखकर चौंक गए। कहाँ है गोपाल? महाराज, हम भी यही सोच रहे हैं कि गोपाल कहाँ गया। ये सुनकर राजा रतन सेन चौंक गया। तभी वृंदा ने इशारा किया। महाराज देखिए, वो गोपाल की चप्पल है और वो दूध का डिब्बा भी, जिसमें वो दूध में पानी मिलाता था। लेकिन गोपाल, वो तो गायब है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आखिर गोपाल कहाँ गया? राजा रतन सेन तालाब में झांकने लगा और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर खींच रही हो। ओह, ये तालाब तो मायावी है, जैसे मुझे कोई भीतर खींच रहा है। अगले ही पल राजा रतन सेन तालाब में कूद पड़ा। तालाब के अंदर राजा रतन सेन ने स्वयं को एक विचित्र महल में पाया। वहां एक पिंजरे में गोपाल और एक दूसरा दूध वाला भीखू बंद थे। महाराज, आप? ओ, तो तू यहाँ है गोपाल? महाराज, मुझे अदृश्य शक्ति यहाँ जबरदस्ती खींच लाई। ऊपर तालाब के किनारे वृंदा और भोला घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। सैनिक भी भयभीत हो उठे। भोला, ये सब क्या हो रहा है? हमारी आंखों के सामने महाराज तालाब के अंदर खिंच गए। वृंदा, रहस्य तालाब के अंदर ही है। हमें कुछ करना होगा। सही कह रहे हो, महाराज के प्राण संकट में है। चलो, हम भी कूदते हैं।
अगले ही पल दोनों तालाब में कूद पड़े और वो भी उसी विचित्र महल में पहुंच गए। वृंदा और भोला ने महल में प्रवेश किया और राजा रतन सेन, गोपाल व भीखू को देखकर चौंक गए। अरे, ये तो हमारे गांव काशीपुर का दूध वाला भीखू है। ये भी दूध में पानी मिलाता था, लेकिन अचानक से लापता हो गया था। ये कैसे हुआ? ये सब छोड़ो भोला, ये सोचो कि इस तालाब के भीतर ये विचित्र महल आया कहाँ से। तभी रंग बिरंगी रोशनी के बीच वही मेंढक प्रकट हुआ। मैं बुरे इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। गोपाल और भीखू दोनों दूध में मिलावट करते थे और इस तालाब से पानी भरते थे, इसीलिए उन्हें मैंने कैद कर लिया। फिर वो राजा रतन सेन की ओर देखने लगा। और तुम्हें तालाब में इसलिए खींचा क्योंकि तुम न्याय नहीं करते। मुझे बुरे लोगों से घृणा है, सख्त नफरत है। ये सुनकर राजा रतन सेन क्रोधित हो उठे। आखिरकार तुम हो कौन? इंसानी आवाज में बोलते हो, इसका मतलब तुम्हारी असली पहचान कुछ और है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मेढक हो। कौन हो तुम, बोलो। राजा रतन सेन की बात सुनकर मेंढक क्रोधित हो गया। मेरा असली रूप देखना चाहते हो तो देखो। अगले ही पल मेंढक रंग बिरंगी आभा में बदलने लगा और देखते ही देखते एक भिखारी में परिवर्तित हो गया। भिखारी को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अरे, ये तो हमारे गांव का वही भिखारी है जो कुछ समय पहले अचानक से गायब हो गया था। हाँ, और मैं कल ही भोला से इसी भिखारी के बारे में चर्चा कर रही थी। भिखारी की आंखें भर आईं। हाँ, मैं गायब नहीं हुआ था, मुझे गायब किया गया था। क्या मतलब? मैं भी कभी दूसरे राज्य के राजमहल में काम करता था। मेरा स्वभाव ऐसा था कि चोरी, लूट और बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मंत्री को ये पसंद नहीं था। उसने मेरे खिलाफ राजा के कान भर दिए और राजा ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली, मुझे राजमहल से निकाल दिया, मार पीट कर अधमरा कर दिया। ईमानदारी की वजह से मुझे कहीं काम न मिला। भूख से मजबूर होकर हरियापुर गांव आ गया। उसने गहरी सांस ली। और एक दिन मैं जमींदार की हवेली में भीख मांगने के लिए पहुंच गया। जमींदार नौकर धनुआ के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा था। तभी एक भिखारी वहां आ पहुंचा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे, कितनी बार कहा है तुझसे कि मेरी हवेली में भीख मांगने मत आया कर। तू ना तो मेरे गांव का है, ना आसपास के गांव का है, पता नहीं कहां से टपक पड़ा है। चल दफा हो जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे देखता क्या है, जा, नहीं तो डंडे से मारूंगा। निकल यहाँ से। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। देख धनुआ, मैंने एक योजना बनाई है। योजना? कौन सी योजना? इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर ऐसी ही फसलें होती रहीं तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। सुन, तू कल रात गांव के सारे खेतों में आग लगा देना। सारी फसल जलकर हो जाएगी राख। फिर मैं देवता बनकर आऊंगा किसानों के पास, उन्हें दूंगा क्या? कर्ज। और खेल शुरू होगा यहां से असली वाला। इतना भारी ब्याज लगाऊंगा कि उनकी टूट जाएगी क्या? कमर। और जब वो चुका ना पाएंगे तो सारे खेत किसके हो जाएंगे? हमारे। ये सुनकर धनुआ मुस्कुरा उठा। वाह 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 वाह, क्या कमाल की योजना है। लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि भिखारी दूर से उनकी बात सुन रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। गांव वाले तुम पर कितना विश्वास करते हैं और तुम उनके साथ ये विश्वासघात कर रहे हो।
क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? मैंने सब कुछ सुन लिया है। आज रात तुम सारे खेतों में आग लगाने वाले हो, है ना? जमींदार भड़क उठा। ए धनुआ, अगर ये जिंदा रहा तो हमारी योजना असफल हो जाएगी। पकड़ इसको, पकड़। जैसा आपका आदेश। रुको। धनुआ ने तुरंत भिखारी को दबोच लिया। हाँ, मार डाल, मार इसको, गला दबोच, दबोच उसको, दबोच अच्छे से। हाँ। ऐसा मार कि मार डाल, और इसकी लाश गांव की सीमा के पास के तालाब में फेंक दे। ये भिखारी है, भिखारी, कोई नहीं पूछने वाला। धनुआ ने वैसा ही किया। उसने भिखारी की हत्या कर दी और उसके शव को गांव के तालाब में फेंक दिया। लेकिन जमींदार ये नहीं जानता था कि ये तालाब शापित है। मेरा शव तालाब में फेंक दिया और मेरी आत्मा वहीं फंस गई। तभी से मैं मेढक के रूप में इस तालाब में जी रहा हूँ। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब न्याय होगा। ये सुनकर राजा रतन सेन स्तब्ध रह गए। ओह, वाकई में तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक राजा का कर्तव्य केवल महल में बैठकर आदेश चलाना नहीं होता, बल्कि राज्य में घूमकर प्रजा की समस्याएं जानना भी होता है। राजा रतन सेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गया। तभी गोपाल ने सिर झुकाकर भिखारी से कहा, मुझे भी क्षमा कर दो। वैसे मैं हमेशा पहले शुद्ध दूध ही बेचता था। मेरी गाय के दूध के चर्चे दूर दूर तक होते थे। लेकिन जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी और मैंने जमींदार से कर्ज लिया, तब भारी ब्याज ने मुझे तोड़ दिया। जमीन छिन गई और मजबूरी में मैंने दूध में पानी मिलाना शुरू किया। गोपाल के आंसू छलक आए। लेकिन आज से कसम खाता हूं, फिर कभी दूध में एक बूंद पानी तक नहीं मिलाऊंगा। हाँ। भीखू भी बोला, और मैं भी अब कभी मिलावट नहीं करूंगा। भिखारी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था और अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। राजा रतन सेन, गोपाल, भीखू और वृंदा भोला सबने अपने आप को तालाब के बाहर खड़ा पाया। लगता है कि भिखारी की आत्मा को शांति मिल गई। फिर राजा रतन सेन ने सैनिकों की ओर मुड़कर आदेश दिया, जाओ, सैनिकों, जमींदार और उसके नौकर धनुआ को पकड़कर महल के कारागार में डाल दो। अब वो हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। जाओ। सैनिक झुककर आदेश का पालन करने चले गए। गोपाल, अब तुम्हें जमींदार का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। जो नाम तुमने खोया है उसे फिर से कमाना। जी महाराज, अब मैं वही दूध बेचूंगा जो पहले बेचता था, शुद्ध और निष्कलंक। राजा रतन सेन संतुष्ट होकर लौट गए। गोपाल अपने गांव वृंदा के साथ आ गया और भोला और भीखू दोनों अपने गांव काशीपुर चले गए। उस दिन के बाद गोपाल ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। उसकी शुद्धता की चर्चा फिर से दूर दूर तक फैल गई।